हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं लीगल हिस्ट्री, जिसे आधुनिक इतिहास बोलते हैं और जिसका कोड है 205 या 2005। मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और एग्ज़ाम में ये जो अधिकतर आता है 10 नंबर में और 20 नंबर में अधिकतर पूछा गया है। ठीक है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आता है या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये 10 नंबर और 20 नंबर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभार इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, वो भी आपको 5 नंबर में आ जाती है कभी टिप्पणी, कभी 10 नंबर में आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो था नंबर के बारे में थोड़ी ब्यौरा, थोड़ी जानकारी। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का जो नाम है उसको हम इस नाम से जानेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक व्यवस्था, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसी के आधार पर हम अपने क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई कर लो और अच्छे से मन से तैयारी करो। एक बात और बता दूं क्वेश्चन में चलने से पहले, जो मैं आपको लीगल हिस्ट्री में तैयारी करा रहा हूं, लीगल हिस्ट्री एक ऐसी है जहां पर आप इसे बिल्कुल भी बनाकर नहीं कर सकते हो। आप इसे अपने लैंग्वेज में चेंज तो कर सकते हो, लाइनों को अपने अनुसार से कह तो सकते हो, लेकिन आप कहीं से भी तुक्का नहीं मार सकते हो। जो मन में आ रहा है आप वो ऐसे तुक्का मार के नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये है लीगल हिस्ट्री और इसमें जो वाक्य हुए हैं वो आपको बिल्कुल सही समय पे और एक्यूरेट लिखने होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा टफ लगता है तो इसलिए मैंने इसको पॉइंटों में आपको दिया है। अगर आप पॉइंटों में करोगे पॉइंट बाय पॉइंट तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप पॉइंटों पे नहीं कर रहे हो और इस पॉइंटों को एक जगह मर्ज करके एक जगह मिलाकर आप इसे थ्योरी बनाना चाहे हो तो आप थ्योरी बेस पे भी इसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर लेना, जैसे आपका मन करे, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन मेरा मानना है अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट याद करोगे तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको अच्छे से याद भी रहेंगे और आप अच्छे से पेपर दे के भी आ पाओगे और आपको अच्छे से ज़्यादा नंबर भी मिलेंगे। थ्योरी में आप थोड़ा कहीं गलत भी कर सकते हो, भूल भी सकते हो और एग्जामिनर इतनी आसानी से पूरी थ्योरी को चेक नहीं कर पाता, पॉइंट बाय पॉइंट को बहुत अच्छे से चेक करता है। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को हर बार की तरह अच्छे से रीड करेंगे और फिर अपने आंसर को देखेंगे। अब अपने क्वेश्चन को अच्छे से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स की 1772 तथा 1774 की न्यायिक योजना पर टिप्पणी कीजिए तथा भारत की न्यायिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव को इंगित कीजिए यानी वर्णित कीजिए। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स की जो न्यायिक व्यवस्था थी 1772 तथा 1774 की, उसकी विवेचना कीजिए और उसके विचारों को, उसकी न्यायिक व्यवस्था को आप बताइए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल की विधि का न्याय प्रशासन में किए गए सुधारों के विषय में उल्लेख कीजिए। जो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में जो विधि के सुधार किए थे उनके बारे में आप विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। सुधारों के विषय में उल्लेख कीजिए। भारतीय विधि को संरक्षण देने में उसका क्या विशेष योगदान है। मतलब भारत के अंदर जो वारेन हेस्टिंग्स की जो न्यायिक व्यवस्था थी उसके द्वारा क्या भारत में मुख्य योगदान रहे हैं उसके बारे में आप बताइए। एक बात मैं आपको और बताना भूल गया हूं,
वो आपको फिर एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जो बार एंड हैस्टिक्स वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम दो जगह डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में देंगे और पार्ट 2 में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है और इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसके लिए मैंने सेल्फ नोट्स बनाए हैं। आप परेशान ना होना, आपको यूनिक से नहीं कराऊंगा, अपने हाथों से ही प्रोवाइड कराऊंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। इसकी 2 वीडियो आएंगी और दूसरी बात, ये दोनों ही वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मैं आपको सिर्फ वो ही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब सपोज करो बहुत से बच्चों की कमेंट आती है कि सर आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो। सपोज करो मैंने ये थ्योरी आपको ऐसे ही डायरेक्ट करा दी होती, वीडियो ऑन हुई और यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा और एक्सप्लेन करके चले गए, तो आपको पता ना चलता कि कौन सा फर्स्ट वीडियो है, कौन सी सेकंड वीडियो है, कितने नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट कैसे बनेगा, लॉन्ग कैसे बनेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपके लिए ही तो करता हूँ, मेरा तो एग्जाम है नहीं, अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके लिए तो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये तो देखो, आप पढ़ाई के साथ साथ आप बोर भी नहीं होगे और आपको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी मिल जाती है। तो आप परेशान ना होइए, ये जो बातें कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्लेन में बातों को करता हूँ, डिस्कशन जो करता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है भाई और मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, ये सब आपके लिए ही तो है। ठीक है ना, तो आप परेशान ना होना, इसकी 2 पार्ट दिए जाएंगे और इन जो मैं आपको डिस्कशन करता हूँ उनको थोड़ा समझा करो। मेरा कहने का उद्देश्य क्या है कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आप अच्छे से मुकाम पे पहुंचो और आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। ठीक है, अब अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो बार एंड हैस्टिक्स का जो प्रश्न थे वो हम आपसे पहले रीड कर चुके हैं, अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ये सन 1772 से 1774 तक बंगाल का गवर्नर रहा या रहे, यहाँ पे रहा कर लो, अंग्रेजी लैंग्वेज के अनुसार इसे रहा करो। 72 से 74 तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसके पश्चात 1774 में इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले क्या थे? गवर्नर थे बंगाल के। 1774 के बाद इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस पद पर 1785 तक रहा। कौन रहा था? वारेन हेस्टिंग्स 1774 में गवर्नर जनरल रहे और गवर्नर जनरल के पद पर 1785 तक रहे। ठीक है, यह योग्य एवं कुशल प्रशासक था। बंगाल में उन दिनों द्वैत शासन था, जिसमें राज्य में अराजकता व अशांति बहुत थी। विभिन्न आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं के बाद भी वारेन ने धैर्यपूर्वक न्याय प्रशासन में सुधार किया। (1772 से 1774 तक बंगाल का गवर्नर रहा। 1774 में फिर ये बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए और गवर्नर जनरल के पद पर ये 1775 तक रहे। 85 तक रहे, 75 बोल दिया है, सॉरी, 85 तक रहे। 85 के बाद इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बंगाल में उन दिनों द्वैत शासन था और अराजकता, भ्रष्टाचार, लूटपाट, चोरी चरम सीमा पर थी। ठीक है ना, तो इन्होंने अपने दिमाग से, अपने विवेक से इस अशांति को रोकथाम करने के लिए कुछ नियम लागू करे और आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के बाद भी वारेन ने धैर्यपूर्वक न्याय प्रशासन में सुधार किया। मतलब इतनी समस्याएं थी, राजनीतिक और आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी उनको बड़े ही सावधानी से सुधारा। आगे चलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में और पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स की 1772 की न्यायिक योजना। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपसे इस तरह की भी डिमांड की जा सकती है,
शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में, टिप्पणी में, कहीं पे भी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स की 1772 की न्यायिक योजना, न्यायिक योजना, इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है ना। यहां पे 72 कर लो। वारेन हेस्टिंग्स की 1772 की न्यायिक योजना, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका यहां पे बन सकता है। और उस समय आपको ये जो क्वेश्चन है यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ये यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बीच बीच में बता देता हूं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है। ये यहाँ पे छूट गया था, मिस हो गया था। तो हम ऐसे पॉइंट लगा के, अगर हमारा जैसे हम कुछ लिख रहे हैं एग्जाम में और कहीं से हम छूट जाती है कोई बातें, तो हम ऐसे एरो बना के, ऐसे पॉइंट लगा के हम इस बात को यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, या ऐसे सीधी लिख सकते हैं, ठीक है। जो सही एग्जामिनर होगा पहले इसको पढ़ेगा, फिर यहाँ से पढ़ेगा। तो आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, परंतु सन 1757 ईस्वी में सर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, ठीक है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्लासी के युद्ध में किसको हराया गया? सिराजुद्दौला को, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया। सन 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ना तथा सन 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कराना आदि। देखो, इन चीजों को आपको अच्छे से याद करना है। इसमें आप अपनी तरफ से कुछ ना तो घटा सकते हो, ना बढ़ा सकते हो, ना ही आप इसमें कोई तुक्का मार सकते हो, ठीक है। ये है हिस्ट्री, और यहाँ पर तो आपको सेम टू सेम ये चीजें लिखनी ही होंगी। और आप ये सोचना कि जो मैं यहाँ पे आप चीज देख रहे हो, बहुत ही शॉर्ट करके मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। आप यूनिक को ओपन करके देखना, आप एक्ट ओपन करके देखना, आप सोच भी नहीं पाओगे कि 3-3, 4-4 पेज की कहानी को मैंने 4 या 5 लाइन की स्टोरी बनाकर आपको दे दिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको वहां पे करना है, ठीक है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कराना आदि। ये किसने करा था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ना। सन 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त आदि। आगे चलते हैं। शाह आलम से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए 1765 के बाद। 1765 में मान लो, या 1765 के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो सब किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए। कंपनी को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार मिला। इसी के आधार पर जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा शाह आलम से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गए, तो उनको मालगुजारी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं। मुकदमों का फैसला करने का अधिकार मिल गया। जैसे ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, उसी प्रकार मालगुजारी वसूल करने और मुकदमों में फैसला देने का अधिकार भी कंपनी को प्राप्त हो गया था। आगे चलते हैं। कर्मचारी लालची व भ्रष्ट थे। देखो, अब इस चीज को ना, यहाँ पे मैंने इसे पॉइंट बाय पॉइंट बना के दिया है। अगर इसकी आप थ्योरी बनाना चाहो तो यहाँ से आप थ्योरी बना सकते हो थोड़ी सी, नहीं तो आप अगर पॉइंट बाय पॉइंट करोगे तो आप इन्हें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। कर्मचारी लालची व भ्रष्ट थे। इस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त तो हो गई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अब क्या था? कंपनी के जो कर्मचारी थे वो लालची और भ्रष्ट हो गए थे, ठीक है।
कंपनी को सही व उचित धनराशि नहीं मिलती थी। अब क्या हो गए थे, जो भ्रष्ट हो गए हैं, लालची हो गए हैं, तब ये क्या करते थे, जो मुनाफा आता था, जो वहां पे कार्य होते थे, उनमें से ये भ्रष्टाचार करते थे, अपनी जेबों को भरते थे और कंपनी को उचित धनराशि की प्राप्ति नहीं होती थी। कंपनी दिवालिया होने लगी और नौकर मालदार हो गए। कंपनी जो थी वो घाटे में जाने लगी थी और जो वहां के अंग्रेज कर्मचारी जो थे वो मालदार होने लगे थे। कंपनी ने इन समस्त समस्याओं को दूर करना था। कंपनी को यहाँ लिखो, कंपनी को इन समस्त समस्याओं को दूर करना था। कंपनी के लिए वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया जिससे यह बुराई खत्म की जा सके। देखो कंपनी में क्या हुआ था, कर्मचारी लालची हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे, उचित धनराशि की प्राप्ति नहीं हो रही थी और कंपनी कैसी हो गई थी, दिवालिया हो गई थी, नौकर मालदार हो गए थे। कंपनी ने इन समस्त समस्याओं के समाधान हेतु समस्त समस्याओं को दूर करना चाहा, तब उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त करा। वारेन हेस्टिंग्स एक ईमानदार व्यक्ति था। उन्होंने सोचा अगर वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त करा जाएगा और इनकी जो न्यायिक व्यवस्था होती है बहुत अच्छी होती है, तो इससे इनके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, ठीक है, जिससे ये बुराई खत्म की जा सकती है। इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया। वारेन के द्वारा यानी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा न्याय प्रशासन में सुधार के प्रस्ताव को 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी की न्यायिक योजना का नाम दिया गया। मतलब जब वारेन हेस्टिंग्स को इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया, तब उन्होंने जो व्यवस्था लागू की थी, जो न्याय प्रशासन लागू किया था, उस व्यवस्था को 1772 की न्यायिक योजना का नाम दिया गया। अगर आपसे अब कोई ये पूछे कि वारेन हेस्टिंग्स को क्यों नियुक्त करा गया, तो आप बोल देना कंपनी के जो कर्मचारी थे लालची हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे, उचित धनराशि कंपनी को प्राप्त नहीं हो रही थी, कंपनी दिवालिया हो गई थी और जो कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा मालदार हो गए थे। कंपनी इन समस्याओं को दूर करना चाहती थी, इसलिए एक ईमानदार अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति करी गई और उसमें वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त करा गया। और वारेन हेस्टिंग्स ने जो न्यायिक व्यवस्था अपनाई थी 1772 में, वो ही 1772 की जो न्यायिक व्यवस्था थी 1772 की न्यायिक व्यवस्था के नाम से जानी जाने लगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख देना। वारेन के द्वारा न्याय प्रशासन में सुधार के प्रस्ताव को 1772 की न्यायिक योजना का नाम दिया गया। तीनों नगरों को जिलों में बांटा गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये जो हैं बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, इन तीनों नगरों को क्या करा, जिलों में बांटा गया। प्रत्येक जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर की नियुक्ति। पहले क्या करा था, तीनों नगरों को जिले में बांटा, जिले में बांटने के बाद प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति की गई, जिससे कि अच्छी तरीके से देखभाल की जा सके। न्याय प्रशासन के साथ मालगुजारी वसूल करना, इनका जो कार्य था, एक तो मालगुजारी वसूल करना था, न्याय व्यवस्था सही करना था और साथ ही साथ न्याय प्रशासन के साथ साथ मालगुजारी वसूल करना था, ना कि मालगुजारी के साथ न्याय प्रशासन। पहले न्याय प्रशासन पे ध्यान देना था और इसके साथ साथ मालगुजारी वसूल करना था। तो ये था 1772 का वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक व्यवस्था। अगर आपका 10 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहां से यहां तक लिख दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा चलते हैं। न्याय प्रशासन को सुलभ, सस्ता और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से विभिन्न नए न्यायालयों की स्थापना की गई। जो न्याय व्यवस्था थी उसको सरल बनाना, उसको निष्पक्ष यानी किसी के फेवर में नहीं करना, जो निर्णय है वो सही और उचित से दिया जाना है, जो दोषी है उसे दोषी और जो निर्दोष है उसे निर्दोष साबित करना है। इसमें कोई अपना तेरी नहीं करनी होती थी, ठीक है। ये हो गया।
दीवानी न्याय प्रशासन में सुधार हेतु 3 न्यायालयों की स्थापना की गई। कितने न्यायालयों की? दीवानी यानी दीवानी व्यवस्था जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शाह आलम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई थी, उस दीवानी व्यवस्था को चलाने के लिए 3 न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, शाह आलम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और उसको चलाने के लिए 3 न्यायालयों की स्थापना की गई थी। वो 3 न्यायालय कौन कौन से थे? पहला था लघु बाद न्यायालय। इस लघु बाद न्यायालय की क्या विशेषताएं थी उसको समझते हैं। 10 रुपये की मालियत वाले छोटे छोटे मामलों को सुनना। 10 रुपये उस समय 10,000 के बराबर होते थे, ये समझ लो। 10 रुपये उस समय 10,000 के बराबर। 10 रुपये की मालियत यानी 10 रुपये की कीमत तक के जो मामले थे, छोटे छोटे मामलों को सुनना था। किसको? लघुवाद न्यायालय को। ठीक है, इसका अध्यक्ष परगने का किसान होता था। यहां पे ये किसान लिख रहा है ना, अगर आपको नहीं दिख पा रहा हो तो आप किसान। इसका अध्यक्ष परगने का किसान यानी परगने उस शहर का मतलब उस गांव का या उस कस्बे का जो प्रधान होता था वो उसका अध्यक्ष होता था। किसका? लघुवाद न्यायालय का। इसमें किसानों को छोटे छोटे मामले अपने स्तर से सुनने का अधिकार था। जिस प्रकार आज हमारे गांव में प्रधान होते हैं उसी प्रकार समझ लो लघुवाद न्यायालय। लघुवाद न्यायालय सर्वप्रथम अगर कोई गांव में घटना होती है तो पुलिस भी कहती है कि सबसे पहले आप इसे अपने गांव के लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश की जाए और प्रधान का फैसला गांव के लेवल पे अंतिम फैसला होता है। लेकिन अगर व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तब वो पुलिस के पास जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे होता था। ये लघु न्यायालय जो होते हैं एक गांव में प्रधान की तरह होते हैं। ठीक है ना। इनका अध्यक्ष परगने का किसान होता था। इसमें किसानों को छोटे छोटे मामले अपने स्तर से सुनने का अधिकार था। ग्रामीण व आम जनता को शीघ्र और निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति। इसके द्वारा क्या होता था? जो ग्रामीण लोग होते थे, देखो उन पे आय के साधन बहुत कम थे, आयात के साधन बहुत कम थे और वो खेती किसानी करते थे बेचारे, और बहुत ज़्यादा गरीब भी होते थे। किसान वर्ग उस समय बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब होते थे किसान लोग। तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए गांव में ही एक न्यायालय बना दिया, गांव स्तर पर ही एक लघुवाद न्यायालय बना दिया कि आप अपना न्याय यहीं पर देख लो। ठीक है ना। उससे क्या हुआ था? ग्रामीण और आम जनता को एक तो जल्दी न्याय मिल जाता था और निष्पक्ष और कम पैसे में बहुत ही सस्ते दामों पे या निःशुल्क इन्हें न्याय व्यवस्था मिल जाती थी। ठीक है ना। इनसे इनका समय बचता था, निष्पक्ष न्याय मिलता था और जल्दी और सस्ते दामों पर या फ्री इनको न्याय मिलता था। ठीक है। अब दूसरा न्यायालय था, इसे कहते थे मुफसिल दीवानी अदालत। मुफसिल दीवानी अदालत ये दूसरे नंबर का था। अब इसे पढ़ते हैं। प्रत्येक जिले में बड़े दीवानी मामलों के लिए दीवानी अदालत। मतलब प्रत्येक जिले में पहले क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी थी, उसमें प्रत्येक जिले के लिए एक कलेक्टर नियुक्त करा गया था। अब यहाँ पे क्या करा था? प्रत्येक जिले में बड़े दीवानी मामलों के लिए जो बड़े बड़े दीवान, देखो यहाँ पे कैसे मामले थे? छोटे छोटे मामले, छोटे छोटे मामले, और यहाँ पे कैसे मामले हैं? बड़े दीवानी मामलों। बड़े दीवानी मामलों को क्या करा गया? जिले स्तर पे सॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, मुफसिल दीवानी अदालत में। इसका अध्यक्ष कलेक्टर होता था। इसका अध्यक्ष कौन होता था? कलेक्टर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जिलों में विभक्त करा गया और प्रत्येक जिले के लिए एक कलेक्टर की नियुक्ति की गई थी। उसी कलेक्टर को मुफसिल दीवानी अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। ठीक है। इसमें एक व्यवस्था और की गई थी, सप्ताह में 2 दिन खुली अदालत में फैसला। मतलब जैसे कोई ज़्यादा गंभीर मामले हैं या कोई बहुत चुट-पुट के मामले हैं या किसी पे बहुत शीघ्र कार्रवाई करनी है या उनकी किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो रही है या किसी मामले में निर्णय देना है, तो उनका क्या कार्य था? हफ्ते में 2 दिन खुले फैसले होते थे, खुली अदालत चलती थी, उसमें कोई तामझाम ज़्यादा नहीं करना होता था, उनको डायरेक्ट फैसला या उनको तुरंत न्याय मिलता था। ठीक है। अब यहाँ पे मासिक रिपोर्ट दीवानी अदालत को भेजना। जो मुफसिल दीवानी अदालत थी इसको जो है प्रति मासिक
यानी हर महीने इसकी जो लेखा जोखा था, कितने केस लड़े गए, कितनी आय हुई, कितने फैसले दिए गए, क्या व्यवस्था चल रही है, क्या कौन कर्मचारी कार्य कर रहा है, कोई सही चल रही है व्यवस्था या नहीं, ये सारी रिपोर्ट ये दीवानी अदालत को जाती थी। ठीक है, किसको जाती थी? दीवानी अदालत को। मासिक रिपोर्ट दीवानी अदालत को जाती थी। और इसमें क्या था? 500 रुपये मालियत वाले मुकदमों में निर्णय देने का अधिकार। देखो, ग्रामीण अदालत पे क्या था? 10 रुपये तक की मालियत वाले वादों को सुना जाता था या मामलों को सुना जाता। वाद समझ लो, मामले सुन लो, झगड़े सुन लो। ठीक है, समझ लो। यहाँ पे क्या था? 500 रुपये मालियत वाले, 500 रुपये तक की, उस समय के 500 रुपये यानी 5 लाख के बराबर मान लो। 500 रुपये मालियत वाले मुकदमों में निर्णय देने का अधिकार था। किसको था? मुफसिल दीवानी अदालत को। ये दो न्यायालय हो गए हैं। 3 न्यायालयों की बात की गई थी। लघुवाद न्यायालय हो गया है, मुफसिल दीवानी अदालत न्यायालय हो गया है। आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। सॉरी, अभी इसमें 2 पॉइंट और रह गए हैं। सॉरी, इसी में मुफसिल दीवानी अदालत वाले में आपके 2 पॉइंट और रह गए हैं। यह न्यायालय हिंदू मुस्लिम ग्रंथों व धर्म के अनुसार न्याय होता था, के अनुसार न्याय करते थे या न्याय होता था। इन न्यायालयों में, यहां पे मैं कर लेना, न्यायालयों में या इस न्यायालय में हिंदू व मुस्लिम ग्रंथों व धर्म के अनुसार न्याय होता था। कौन से में? मुफसिल दीवानी अदालत में। जो भी हिंदू और मुस्लिम थे उनके ग्रंथों के अनुसार उनके न्याय व्यवस्था चलती थी। ठीक है। कलेक्टरों के देसी कानून का ज्ञान ना था, वह पंडित व काजी के मतानुसार फैसला करते थे। देखो, कलेक्टर जो होते थे वो अंग्रेज होते थे और प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर होता था। कलेक्टर को तो नॉलेज होती नहीं थी कैसा, कौन सा हिंदू विधि है, कैसे हिंदू विधि चलती है, या हिंदुओं के कौन से धर्म है, सॉरी कौन से धार्मिक कानून हैं, मुस्लिमों के कौन से धार्मिक कानून है, क्या व्यवस्थाएं, उन्हें कुछ पता नहीं था। वो तो सिर्फ निर्णय देते थे। तो उन्होंने क्या करा था? व्यवस्था सही बनी रहे और सही न्याय दिया जाए, उन्होंने एक तो पंडित को नियुक्त करा था अपने न्यायालय में और एक काजी को। हिंदुओं के लिए पंडित और मुसलमानों के लिए एक काजी की नियुक्ति की गई। और जब कोई इनसे रिलेटेड मामला आता था तो इनसे जांच पड़ताल पर, इनसे फैसला लेने के बाद, इनसे बूझने के बाद कहीं कोई हिंदू या मुसलमान के लिए कोई गलत फैसला ना हो जाए, कोई धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंच जाए, इनसे जांच पड़ताल करने के बाद अपना कलेक्टर निर्णय देता था। अब तीसरा आ जाता है सदर दीवानी अदालत, जो सबसे बड़ी अदालत होती थी। कलकत्ते में एक सदर न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ते में एक सदर न्यायालय की स्थापना की गई। इसकी सदस्यता गवर्नर तथा सलाहकार समिति के सदस्य, दीवान, हैंड कानूनगो तथा कचहरी के अन्य अधिकारीगण था। इसके जो सदस्य थे, इसके जो कार्यकर्ता थे, वो कौन कौन थे? गवर्नर था, सलाहकार समिति के सदस्य थे, दीवान हेड था, कानूनगो था, कचहरी के अन्य अधिकारीगण, ये सब इसमें रहते थे। ठीक है, अधिकारीगण, कचहरी के अधिकारीगण, कानूनगो, दीवान हेड और गवर्नर, सलाहकार समिति के सदस्य, ये सब कहाँ पे रहते थे? सदर दीवानी अदालत में। सही है। इसमें 500 रुपये से अधिक मालियत वाले मामले सुने जाते थे। यानी जो 500 रुपये के मामले होते थे वो मुफसिल अदालत में सुने जाते थे, लेकिन 500 रुपये से अधिक के मामले जो थे वो सदर दीवानी अदालत में सुने जाते थे। अब चलते हैं थोड़ा आगे, फौजदारी न्याय प्रशासन में सुधार। देखो, अब यहाँ पे हमने तो ये 3 न्यायालयों की जो हमसे डिमांड की गई थी, हमने ये तीनों न्यायालय बता दिए हैं। 3 न्यायालयों की स्थापना की गई, तीनों न्यायालय हमने बता दिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये था दीवानी व्यवस्था। ये सब किस में थे? देखो, दीवानी न्याय प्रशासन में। दीवानी न्याय प्रशासन में क्या हुए थे? 3 न्यायालयों की स्थापना की गई थी।
अब बात करते हैं फौजदारी न्याय व्यवस्था में भी तो कोई सुधार हुए होंगे, कोई व्यवस्था की गई होगी। ये थोड़ी है कि एक ही तरीके का न्याय दिया जाएगा, एक ही तरीके की व्यवस्था की जाएगी। तो अब हम समझेंगे, दीवानी तो हो गई है, अब समझेंगे फौजदारी। फौजदारी न्याय प्रशासन में सुधार। फौजदारी न्याय प्रशासन में सुधार के लिए क्या करा गया था? सबसे पहले एक मुफसिल निजामत अदालत, ये फौजदारी है। अब से पहले कौन सी चल रही थी? दीवानी। मुफसिल निजामत अदालत सबसे पहले नंबर की थी। इसमें क्या था? फौजदारी मामलों के लिए प्रत्येक जिले में मुफसिल निजामत अदालत की स्थापना की गई। जो फौजदारी मामले थे उनके लिए प्रत्येक जिले में एक मुफसिल अदालत की, निजामत अदालत की स्थापना की गई। इसकी जो अध्यक्षता करता था वो मुस्लिम विधि अधिकारी द्वारा की जाती थी। देखो, मुफसिल निजामत अदालत में और प्रत्येक जिले में होती थी ये, और इसकी जो अध्यक्षता करता था वो मुस्लिम विधि अधिकारी होता था। ठीक है, इसमें काजी, मुफ्ती व मौलवी शामिल होते थे। एक तो जो अध्यक्ष होता था वो मुस्लिम विधि अधिकारी, यानी उसे मुस्लिम विधि का अच्छा ज्ञान होता था, और वो मुस्लिम विधि का जो अधिकारी होता था वो इसका अध्यक्ष होता था। और इसकी सहायता करने के लिए इसमें काजी, मुफ्ती व मौलवी शामिल होते थे। मौलवियों का कार्य आपराधिक विधियों की व्यवस्था करना था। फौजदारी के मामले में दंड देने का अधिकार किसको था? ये मुफसिल विधि अधिकारी जो था, यहाँ का जो अध्यक्ष था, उसको आपराधिक विधि में फौजदारी के मामलों में दंड देने का अधिकार था। किसको था? ये मुस्लिम विधि अधिकारी को। अगर कोई फौजदारी के मामले हैं तो उसमें वो दंड दे सकता था। मृत्युदंड या संपत्ति जब्त के मामले को सदर निजामत अदालत में पुष्टि हेतु भेजा जाता था। अगर कोई मृत्युदंड का कोई केस है, या कोई संपत्ति जब्त का केस है, या कोई बहुत बड़ा केस है, तो उसको था किस में भेजा जाता था? सदर निजामत अदालत में पुष्टि के लिए। मतलब ये जो केस हैं इनकी पुष्टि की जाती थी। और वो कौन सा अदालत थी? वो ये वाली थी, सदर निजामत अदालत। ये फौजदारी अदालत थी। और ये ध्यान रखना, ये सदर दीवानी अदालत है। सदर दीवानी अदालत है, ये दीवानी है। ठीक है, ये दीवानी के लिए थी। और ये कौन सी है? सदर निजामत अदालत। ये निजामत अदालत है। ठीक है, वो दीवानी अदालत थी, ये निजामत अदालत है। और जब इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाती थी, मृत्युदंड या संपत्ति से रिलेटेड कोई बड़े केस होते थे, तो वो सदर निजामत अदालत में भेजे जाते थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं सदर निजामत अदालत। इसकी स्थापना कलकत्ते में की गई। फौजदारी अपीलों को सुनना था। इसमें फौजदारी मामले सुने जाते थे। इस अदालत का सदर एक भारतीय होता था जिसे दारोगा कहा जाता था। इसका जो अध्यक्ष होता था वो एक भारतीय होता था और जिसे दरोगा कहते थे। इस पर गवर्नर इन काउंसिल नियंत्रण रखती थी। मतलब इसमें एक सदर होता था, एक भारतीय होता था वो, लेकिन इस पर जो नियंत्रण रखती थी, देखभाल का जो कानून था, वो गवर्नर इन काउंसिल को होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आ जाते हैं आगे। यहाँ पर फौजदारी मामलों में दो व्यवस्थाएं थी, मुफसिल निजामत अदालत और सदर निजामत अदालत। और जो दीवानी व्यवस्था थी उसमें 3 थे, लघुवाद न्यायालय दीवानी में, लघुवाद न्यायालय, मुफसिल दीवानी अदालत और सदर दीवानी अदालत। 3 थे और फौजदारी में 2 थे। और इसके बाद आ जाते हैं अन्य सामान्य व्यवस्थाएं। न्याय प्रशासन को सुलभ और दोष मुक्त के लिए अन्य सुधार। मतलब जो न्याय प्रशासन था उसको सही रूप में चलाने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ और भी व्यवस्थाएं की गई थी। वो व्यवस्थाएं कौन सी थी उसे देखते हैं। फौजदारी न्यायालयों को न्याय प्रशासन के लिए खुली अदालत में बैठना। खुली अदालत में बैठने का मतलब होता है कि निष्पक्ष जांच होना और बहुत जल्दी और सुचारू रूप से न्याय देना। ठीक है, फैसले की कार्रवाई का समस्त ब्यौरा लिखित रूप में ऊंची अदालत में भेजना।
यानी कि जब भी कोई फैसला होता था उसको लिखा जाता था, कभी कोई भूल ना जाए, कभी कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई अपनी बात से मुकर ना जाए, इन सभी के लिए लिखित में ब्यौरा होता था। और इन सब ब्यौरों को ऊंची अदालत, जो सबसे बड़ी अदालत होती थी, वहां पर इनको भेजा जाता था। ठीक है। दीवानी अदालत के कार्यभार को कम करने हेतु, दीवानी अदालत के कार्यभार को कम करने हेतु पंच फैसलों को प्रोत्साहन दिया गया। मतलब गांव स्तर पर या कोई सभा, मतलब कस्बे हैं वहां पर पंचायतों के फैसलों को मान्यता दी गई कि अगर सबसे पहले तो पंचायत के द्वारा फैसले होंगे, पंचों के द्वारा फैसले होंगे। अगर पंचों के द्वारा फैसले नहीं होते हैं तो तब हम न्यायालय के द्वारा इसके फैसले कराए जाएंगे। लेकिन इन्होंने पंचों को नियुक्त करा जिससे कि न्याय व्यवस्था में सुधार हो सके और वो अपने स्तर पर इस समस्याओं को सॉल्व कर सकें और जल्दी न्याय प्राप्त हो जाए और जो व्यवस्था है वो बनी रहे। डकैती के अपराध हेतु अपराधी को दंडादेश देने के बाद उसे उसके गांव में फांसी पर चढ़ाया जाता था। उसके गांव के सभी निवासियों पर सामूहिक जुर्माना किया जाता था और अपराधी के सभी संबंधियों को सरकार का गुलाम बना दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति डकैती करता था, डकैती का जो अपराधी था उसको बहुत ही भयंकर दंड दिया जाता था। उसको क्या होता था, जो डकैती का अपराधी था, जो चोर होता था, अपराधी होता था, उसको उसी के गांव में फांसी दी जाती थी और जितने की उसने डकैती की है उसके गांव से ही वसूल किया जाता था, उसके गांव के लोगों से ही वसूल किया जाता था। और जो डकैत होते थे, जो डकैत होता था उसके पूरे परिवार को और उसके वहां पर जो सगे संबंधी रिश्तेदार होते थे उन सभी को सरकार का गुलाम बना दिया जाता था। ये थी 1772 की न्यायिक व्यवस्था। ये था वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक व्यवस्था 1772। ध्यान रख लेना ये कौन सी व्यवस्था है, 1772 की न्यायिक व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं। और दूसरी बात, इसका पार्ट सेकंड भी आएगा क्योंकि ये 1772 की न्यायिक व्यवस्था है और 1774 की न्यायिक व्यवस्था देखो कहीं पर 1774 का जिक्र नहीं हुआ है। ये अगर इसी में इस वीडियो को मैं कराता तो ये क्वेश्चन कम से कम 1.5 आवर्स का हो जाता, तो इसलिए मैंने उसको पार्ट 2 में रखा है और अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन एक दूसरे में मिलेगा भी नहीं सॉरी, क्योंकि 1772 का अलग बूझ लिया जाता है और 74 का अलग बूझ लिया जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप डरिएगा ना, आपके सभी वीडियो बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप मन से मेहनत करो बस, ठीक है ना, परेशान ना होइए, मैं आपके साथ हूँ। सारी वीडियो आपको बहुत ही उचित समय पे अब दे दूंगा मैं, परेशान ना होइए और मन से तैयारी करो, घबराओ मत। सब बच्चे पास होंगे, 2-4 नंबर कम या ज़्यादा, टेंशन मत पालो, ठीक है ना। पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो, सब पास होंगे, कोई फेल नहीं होने वाला, ठीक है। और जब तक मैं आपके साथ हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास होकर तैयारी करो, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद और मुझे अच्छे से सुना उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।